yoga camps and workshops. पहला पॉइंट देखते हैं, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए योगा क्लास एंड योगा कैंप और वर्कशॉप। कोई भी योग की वर्कशॉप कर रहे हो हम, या कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या कोई हम योग की क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको हम कैसे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसको यहाँ पर समझने का हम प्रयास करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस आइटम्स और टॉपिक्स। जो ऑब्जर्वेशन है ये एक प्रकार की विधि है जो हमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में मदद करती है। मतलब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके हम उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं कि वो जो हम काम कर रहे हैं उस काम में क्या क्या चीजें हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग योग। और जब हम योग की टीचिंग कर रहे होते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप अपनी क्लास को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने जिनको सिखाने जा रहे हैं उनको और कहाँ पर उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। साथ साथ कोई अगर गलत कर रहा है उसको करेक्ट कर सकते हैं, या किसी के कर सकते हैं। ब्रेक हो रही है बहुत स्टूडेंट्स को ज्यादा। कोई हार्म होने वाला होता है उसको भी आप बचा सकते हैं। A teacher while teaching yoga should be vigilant in the class and observe the student carefully. जब भी टीचिंग कोई कर रहा है टीचर, तो उसको क्लासरूम में विजिलेंट रहना पड़ेगा। अब ये चीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी क्लास ले रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग का। जो टीचर जितना अच्छा ऑब्जर्वर होता है उसकी क्लास उतनी ही बेहतरीन होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 के 30 को आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। अगर एक भी छूटेगा तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्रिटिकल नहीं है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत बेहतरीन नहीं है। तो उसके लिए आपको अपना फोकस क्लास के अंदर ही रखना पड़ेगा। आपका जो फोकस है कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट ना हो, आप 100% क्लास में ही रहे। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एक स्टूडेंट पर आपकी नजर रहे कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। By observing critically, a teacher can collect information। और क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन करने से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट के बारे में, कि वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब वो कोई भी आसन को या किसी प्राणायाम को किस ढंग से वो परफॉर्म कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, करेक्शन की गुंजाइश है, अच्छा कर रहा है। इस तरीके की जो परफॉर्मेंस हो रही है आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। द नीड्स, उसकी जरूरत क्या है? जरूरत तो नहीं है जिसको आप उसको बताने की आवश्यकता पड़ रही हो। आपको लग रहा है कि किसी ने श्वास को रोकमेंट से, या उसके स्पेशली चेहरे पर कई बार परेशानियां आ जाती हैं, तो उसको देखकर आपको ये पता चलता है। तो आपको जरूरत लगती है कि हाँ, इसको ये जरूरत है कि बताना चाहिए कि मुझे कि आपने श्वास रोक रखी है, उसको नॉर्मल रखो, तो आप उसको वो चीज बता सकते हैं। एंड कैपेसिटीज इन ए रियलिस्टिक एंड डायरेक्ट मैनर। और उसकी कितनी कैपेसिटी है? मान लो कि आपने बोला किसी को कि 1 मिनट तक आसन करेंगे, लेकिन आप सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको ऑब्जर्व करके पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट की क्षमता 1 मिनट की है ही नहीं,
ये तो 30 सेकंड में इसकी हालत खराब हो गई है। तो आपने जो 1 मिनट का टारगेट दिया था, उसको आपको वापस 30 सेकंड पर वापस लाना पड़ेगा और वहीं पर बोलना पड़ेगा कि ठीक है, बस यहीं से वापस आ जाइए। तो वो उससे आपको ये पता चलता है ऑब्जर्वेशन से कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, और जो भी हम और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होता है, डायरेक्ट मैनर में, यानी कि सामने सामने होता है, देखकर हम कर रहे होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन आप ऑनलाइन कैंप में भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी जूम मीटिंग या किसी गूगल मीट के थ्रू भी अगर कोई क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहां भी आप क्रिटिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन वहां पर एक शर्त होती है कि जितने स्टूडेंट हैं वो सारे आपको एक ही स्क्रीन पर दिखाई देने चाहिए। तो उसके लिए जूम मीटिंग ज्यादा बेहतरीन होता है अगर संख्या ज्यादा है। कम संख्या है तो गूगल मीट में भी चल जाएगा। तो ये हम अगर उसके माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर चीज और ध्यान देने वाली है, जैसे कल मैंने बताया था कि आप अपनी क्लास को हाइपर मोड में भी ले जा सकते हैं। मतलब जो आप ऑफलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप फिर ऑनलाइन वालों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑफलाइन में ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑनलाइन में ऑब्जर्व करने का आपके पास में उतना चांस नहीं होगा। हो सकता है बीच बीच में कभी आके देख लो आप, वो ठीक है, बट आप ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वहाँ पर चीज या एक कमी रहेगी जब आप वहाँ पर वो परफॉर्मेंस को करवा रहे होंगे हाइपर मोड में, या क्लास कंडक्ट कर रहे होंगे हाइपर मोड में। टीचिंग में ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज ए डायरेक्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ये सीधा सीधा सा माध्यम है कोई भी जानकारी इकट्ठा करने का। मतलब आप देखकर, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आंखों से देखकर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। कोई आपको बता नहीं रहा है, आप सीधा सीधा देख रहे हो और डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज होता है, इट प्रोवाइड्स मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल स्टूडेंट। और ये हर एक स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट के प्रति एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। मतलब हर स्टूडेंट अलग ढंग से कर रहा होता है, तो आप सभी को क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हो। तो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट और आप जब आप एक स्पेसिफिक एक एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, तो आप उनको उनको गाइड भी कर सकते हो इंडिविजुअली। तो ये जो टीचिंग हो जाती है जब हम क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाती है। तो इसलिए ये इसका बहुत एडवांटेज होता है। इट इंश्योर्स द करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बीइंग फॉलोड बाय द स्टूडेंट। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन देखा होगा या नहीं देखा है तो आप देखिए। कुछ जाकर एक दो पार्क में जाइए सुबह सुबह, और जो लोग कैंप करा रहे हैं, मतलब बहुत सारी क्लासेस दिल्ली के अंदर आजकल पार्क में चलती है, उन क्लासेस को जाके आप देखना। तो जब वहां पर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि टीचर जो कराते हैं, उन वो टीचर्स सिर्फ कराते हैं, वो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करते। इसलिए उनके स्टूडेंट, जब आप विजिलेंट होंगे, जब आप क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपनी क्लास को, तो आपको पता चल रहा होगा कि मान लो कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि सभी राइट साइड झुक जाएं, तो सभी राइट साइड झुके हैं या नहीं झुके हैं, ये जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और आपने देखा कि आपने राइट साइड बोला है, कुछ लोग लेफ्ट साइड झुक गए, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हो। इससे बहुत सारे और भी फायदे होते हैं। एक और ये फायदा होता है कि आप अपनी क्लास को और बेहतर बना सकते हो। मान लो कि कोई लेफ्ट साइड गया, तो उसको आपने बोला राइट साइड ही बोला है मैंने सभी को, तो सभी राइट साइड हैं। तो उसमें क्या होता है, क्लास में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है।
और यूनिफॉर्मिटी आने से क्या होता है, आप एक एक स्टूडेंट को करेक्ट कर रहा है वो या नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर सकते हो। मान लो कि कोई राइट साइड है, कोई लेफ्ट साइड है, तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाएगी, आप राइट साइड देखो या लेफ्ट साइड देखो। जब एक ही साइड में है और आपका सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, मतलब आपने एक स्ट्रेट लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और एक साइड सभी झुके हुए हैं, तो आपको क्लियर दूर से ही दिखाई पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट गड़बड़ कर रहा है। उसको आप इमीडिएटली ना या उसके पास जाके आप उसको बोल सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन का। इट हेल्प्स रिटेन द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एक्टिविटी ऑफ द क्लास एंड वर्कशॉप और कैंप। अब ये क्या होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट और अटेंशन बनाए रखता है, क्योंकि स्टूडेंट को पता होता है कि टीचर मुझे क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ की, मैंने अगर इधर उधर देखा, तो टीचर की नजर मेरे ऊपर हमेशा है, वो मुझे तुरंत मतलब देख लेगा और मुझे डांट भी सकता है, मुझे कुछ बोल भी सकता है, क्योंकि उसको आप बार बार देख रहे हो। स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, आप क्रिटिकली उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उनकी अटेंशन बनी रहती है कि मुझे जो सर बोल रहे हैं या मैडम बोल रही हैं, मुझे वैसा का वैसा ही करना है। और जब आप उसकी अटेंशन को आपकी तरफ बनाए रखोगे, तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, तो ये दोनों ही लाभ मिल जाते हैं। अगला पॉइंट है, इट फैसिलिटेट इन अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग। और इससे क्या होता है, फिर आपने जो भी गोल्स रखे हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं, उनको प्राप्त करने में आपको मदद मिलती है। कैसे मदद मिलती है, जैसे आपने मान लो कि कोई आसन ढंग से करवाने के लिए आपने चुना, उसको डायबिटीज के लिए आपने मान लो मंडूकासन चुना, तो आप जब आप क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि स्टूडेंट सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर सही कर रहा है तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। जब आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप कहीं और देख रहे हो, आपकी अटेंशन ही नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर पूरा लाभ नहीं मिलेगा स्टूडेंट को, और आपने जो गोल रखा है, जो ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, वो पूरे नहीं होंगे। तो आप जब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होते हैं, यानी कि आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होती है। और इससे एक और बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आपकी ख्याति होती है, मतलब आपकी प्रसिद्धि होती है, आप एक अच्छे टीचर्स में गिने जाने लगते हो, क्योंकि स्टूडेंट को ये भी लगता है कि ये टीचर बहुत केयर करता है और ये टीचर जो सिखाता है वो बेस्ट सिखाता है। ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, और स्पेशली मैं अपनी टीचिंग में इसको बहुत यूज करता हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग काफी इफेक्टिव होती है। तो आप भी इसको जरूर फॉलो कीजिए, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं, हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं, हम उनको देख तो रहे होते हैं, मतलब हमारी आंखें तो खुली होती हैं, उनको देख रही होती हैं, लेकिन हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये आपको श्योर करना होगा, इंश्योर करना होगा कि आप जिनको देख रहे हो, उनको सिर्फ देख नहीं रहे हो, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। और क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो समय आपने दिया है किसी आसन को कि चलो 1 मिनट होल्ड करेंगे, तो वो 1 मिनट तक रुक पाने के लायक है या नहीं है, यानी कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप इसको बेहतर ढंग से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना होता है, हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसके लिए हमें, हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई दी हैं उसमें, फिर भी हम एक यहाँ पर पॉइंट वाइज ले लेते हैं। हमें जो ऑब्जर्व करना है उसमें सबसे पहला पॉइंट है अटेंशन, मतलब जो स्टूडेंट है वो अटेंटिव है या नहीं है। आप जैसे कैंप कहीं पार्क में कर रहे हो, तो पार्क में कैंप करते समय आपको पता चलेगा कि कोई स्टूडेंट मान लो कर रहा है और वो कहीं और देख रहा है, तो जब तक आप क्रिटिकली ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक ये पता नहीं चलेगा।
तो हमें अटेंशन चेक करनी होती है, ऑब्जर्व करनी होती है कि कोई स्टूडेंट है, उसकी अटेंशन प्रॉपर है या नहीं। अगर कहीं इधर उधर देख रहा है तो इमीडिएटली उसको बोलना होता है कि कहीं और नहीं देखना है, आप अपने ऊपर ध्यान रखिए या सामने कहीं एक पॉइंट पर देखिए। क्योंकि जब अटेंशन उसकी अच्छी होती है तो उसको पूरा बेनिफिट मिलता है, वो ठीक से कर पाता है। नहीं तो बीच में कहीं कहीं वो गलत भी अभ्यास कर देता है, क्योंकि इधर उधर देख रहा है, वो अटेंटिव नहीं है। तो हमें स्टूडेंट्स की अटेंशन को चेक करना होगा कि वो अटेंटिव हैं या नहीं है। या कई बार ऐसा भी होता है क्लास में, आपकी क्लास में भी होता होगा कि स्टूडेंट कई बार आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आपस में बात करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब उनकी अटेंशन जा रही है। जैसे ही अटेंशन जाएगी तो उनको पूरा लाभ नहीं मिलने वाला है, वो गलत भी कर सकते हैं। तो इसलिए अटेंशन उनकी बनी रहे, वो हमें ऑब्जर्व करनी होगी। करेक्टनेस ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को वो करेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। हर आसन में स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, उनकी करेक्टनेस को चेक करना है और उनको करेक्ट करना है। फिर कई बार ऐसा भी होगा, इसी पॉइंट में मैं और एक चीज ऐड कर देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि 2-4 स्टूडेंट कुछ गलतियां कर रहे हैं और आपने उसको चेक कर लिया विद द क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कि ये स्टूडेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं और उनको आपने करेक्ट भी करा दिया। दूसरी बार जब आप कराओगे तो वो लोग करेक्ट हो सकता कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोग वो गलती कर सकते हैं। तो उस गलती को बचाने के लिए आप उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो। मतलब आप उनको देखा कि किसी स्टूडेंट ने ये गलती की, वो आगे झुक रहा था, मान लो कि त्रिकोण आसन कर रहा था, त्रिकोण आसन में वो उसको बिल्कुल साइड से पीछे की तरफ झुकना चाहिए था, लेकिन उसने बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड कर ली और वो झुक रहा है। तो ये आपने जो करेक्शन है, ये पूरी क्लास के सामने आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि देखिए कुछ लोगों ने इस तरीके की गलती की, वो ऐसे आगे की तरफ झुक के आ रहे थे, ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको इस ढंग से झुकना है। तो ये जब आप करोगे तो सभी उसमें अच्छा सीख पाएंगे और सभी करेक्ट कर पाएंगे। ये टीचिंग मेथड की की पॉइंट्स हैं। जो ये पॉइंट है 1.10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, आपको एक फेमस टीचर बनाने के लिए। उसके बाद में अगला पॉइंट है ब्रीदिंग पैटर्न। आप उसके ब्रीदिंग पैटर्न को भी हमेशा चेक करते हैं कि उस कहीं बहुत तेज तेज सांस तो नहीं ले रहा है, कहीं उसकी सांस उसने होल्ड तो नहीं कर रखी। तो वो सारी चीजें हमें उनको ऑब्जर्व करके, उनको आइडेंटिफाई करके उनको बताना होता है कि ब्रीद होल्ड मत कीजिए। बार बार आपको बोलना पड़ेगा कई बार कि ब्रीद होल्ड मत कीजिए, क्योंकि ब्रीद होल्ड करने से नुकसान होने की संभावना है। आप कराते रहे थे बेनिफिट के लिए, लेकिन उनको नुकसान होना शुरू हो गया। या बहुत तेज सांस ले रहा है कोई व्यक्ति, तो तेज सांस लेने से क्या होगा, वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे और हाइपर एक्टिव होने से फिर आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको उनका ब्रीदिंग पैटर्न भी ऑब्जर्व करना होगा। यूनिफॉर्मिटी चेक करनी होगी, मतलब एक जैसा सभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा करना होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा, उससे आप यूनिफॉर्मिटी चेक कर पाएंगे कि सभी एक जैसा कर रहे हैं, एक ही तरफ कर रहे हैं, जो करा रहे हैं वैसा ही सभी कर रहे हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है फेशियल एक्सप्रेशंस। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स करते समय बहुत जोर लगा रहे होते हैं, वो एकदम मुंह बनाए होते हैं, माथे को ताने होते हैं, मतलब उनके फेशियल एक्सप्रेशन ये बताते हैं कि स्टूडेंट अननेसेसरी एफर्ट लगा रहा है या ओवर एफर्ट लगा रहा है। तो उसको हमें ठीक करने के लिए उसको ये आइडेंटिफाई करके बताना होता है कि ये ऐसा नहीं करना है, और इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो विद योर डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब आप उनको करके दिखाओ कि ये देखो, ऐसे भुजंगासन में ऊपर उठाने के लिए मुंह को ऐसे जोर से बना लिया, ऐसा नहीं रखना है, माथा रिलैक्स रखना है, सहज रखना है, फेशियल एक्सप्रेशन रिलैक्स रखने, तो वो चीज आप उनको बता सकते हो। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। जब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको स्टूडेंट का इंटरेस्ट पता चलेगा। मान लो कि कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसका जो उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो अलग सी होंगी, वो कुछ और करेगा, वो कहीं और देखेगा, या वो मान लो कि कोई और एक्टिविटी करना शुरू कर देगा, या वो अजीब सा मुंह बनाएगा।
या वो ऐसे ही बैठ जाएगा आराम से। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट पता चलता है कि वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या नहीं। अब इंटरेस्ट पता चल गया तो हम क्या करें? अगर हमें इंटरेस्ट पता चल गया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? उससे बात करनी होगी। हम उससे बात करके ये देख सकते हैं कि भाई आप क्या प्रॉब्लम है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? या जो भी चीज़ें हैं, हम उनके साथ में बात करके उनको जब हम बात करेंगे तो उनको लगेगा अरे वाह! ये तो टीचर हमें देख रहा था, और फिर उसका भी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। और अगर आपको लगा कि स्टूडेंट, मान लो आपको लगा कि सारे ही बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, सभी बहुत इंटरेस्टेड है, इसका मतलब कि मैं बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में आपको मोटिवेशन मिलेगा या अपनी क्लास को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। इसके बाद में हाउ टू ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व कैसे करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जर्विंग इज ए स्किल ऑल्सो, ये एक स्किल होती है, इस स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एंड शुड बी डेवलप्ड विद द केयर, और ये केयर के साथ डेवलप की जा सकती है। एक मिनट। तो ऑब्जर्वेशन एक स्किल है, ये एक स्किल भी होती है, और इसको हम विद केयर डेवलप भी कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन की स्किल पहले से ही डेवलप होती है। वो कोई भी चीज देखते हैं उसको बहुत ही क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मान लो कि वो कहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं, तो पार्क में जब घूमने जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो ये वाला पेड़ है, अरे इस पेड़ में तो ये वाला फूल आ रखा है, अरे यहाँ तो ये चीज लगी हुई है, अरे यहाँ तो ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। तो उनकी इनबिल्ड स्किल होती है जो ऑलरेडी डेवलप होती है ऑब्जर्वेशन की। वो किसी भी चीज को देखकर उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं उसी सिचुएशन में, मान लो दो लोग जा रहे हैं साथ में, एक ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरे को कोई मतलब नहीं होता है, वो गया अपना, उसको मान लो पार्क में टहलना है तो टहलना शुरू कर देगा, वो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करेगा। या उसको कोई भी जो काम है पार्क में, तो वो जाके अपना बैठना है तो बैठ जाएगा, वो कुछ ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो वो व्यक्ति भी विद केयर ऑब्जर्वेशन डेवलप कर सकता है। वो ये देखकर डेवलप कर सकता है कि मेरा दोस्त या मेरा भाई तो जाते ही पार्क में देखता है कि अच्छा ये कौन सा पेड़ है, इसमें कौन सा फूल लगा हुआ है, तो कल से मैं भी जाकर देखता हूँ, और जब मैं जाऊंगा तो हर चीज को ध्यान से देखूंगा कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये फूल कैसा है, ये इसमें फल कैसा आया हुआ है। तो इस तरीके से आप उसको डेवलप भी कर सकते हैं। तो टीचिंग में भी ऐसा ही होता है, कुछ लोगों के अंदर इनबिल्ड या ऑटोमेटिक पहले से ही स्किल डेवलप होगी ऑलरेडी, या कुछ लोगों को केयर के साथ डेवलप करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा जो पीछे मैंने आपको बातें बताई कि क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है, इन सभी चीजों को रोज डेली आपको ध्यान देना होगा, हर समय आपको ध्यान रखना होगा। तो आप धीरे धीरे आप ऑब्जर्वेशन की स्किल डेवलप कर लेंगे। दूसरा, आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा, मतलब आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना। आप जब क्लास कंडक्ट कर रहे हो तो आपकी जो नजर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पर होनी चाहिए। जितने स्टूडेंट हैं, आप कहीं भी कर रहे हो, जिस पार्क में कर रहे हो, उस पार्क में आपको उन स्टूडेंट्स के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट ही दिखाई देने चाहिए। मतलब आप एकदम से उन स्टूडेंट्स पर फोकस्ड हो, तो आपकी जो आईज हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स पर होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, टीचर्स मूवमेंट इन द क्लास। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है ना, टीचर एक ही जगह पे खड़ा होकर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बोले जा रहा है। अगर एक ही जगह पर खड़े होकर इंस्ट्रक्शन दोगे तो कभी भी आप अच्छी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि हर एक आसन में अलग अलग एंगल से आपको देखना होता है
कि कौन से आसन में कौन सा एंगल मुझे चेक करना है, जिससे करेक्टनेस ऑफ प्रैक्टिस पता चलेगी। तो वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्लास के अंदर मूवमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मूवमेंट बहुत फास्ट या बहुत स्लो नहीं होना चाहिए। मैं ऑलरेडी मूवमेंट वाला पार्ट आपको एक डिस्कस कर चुका हूँ शुरुआत में। तो जो आपकी मूवमेंट होगी वो मूवमेंट सिर्फ इसलिए होगी ताकि आप एक एक स्टूडेंट की करेक्टनेस उस आसन में किस ढंग से मुझे करनी है उसको आप देखते हुए चलो। तो ये चीज आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। In a workshop camp, big class, teachers should have a few assisting volunteers. अब ये तो जो हमने अभी तक बातें की हैं, ये बातें हमने की हैं। कोई हमारी छोटी क्लास है, मान लो 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, मतलब मैक्सिमम आप संख्या लेके चलो 30 तक की। हालांकि 30 भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करना, और आपके लिए शुरुआत में तो काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी 30 स्टूडेंट तक आप ले सकते हो। उससे कम स्टूडेंट रहेंगे तो ही आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। अब अगर 30 से ज्यादा स्टूडेंट बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो आपको चाहिए होगा कुछ और वॉलंटियर्स, जो उसी मतलब जो आप सिखा रहे हो वो चीज की जानकारी उनको होनी चाहिए, तो वो आपको असिस्ट कर सके, वो आपके साथ में देख सकें कि कौन कौन क्या क्या गलतियां कर रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या सुधार की जरूरत है। बड़े बड़े जो कैंप होते हैं, यानी कि जैसे रामदेव जी बड़े बड़े शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं, या और दूसरे जो योग के जो बड़े बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग आ रहे होते हैं। वहां भी वो लोग वॉलेंटियर्स को लगा के रखते हैं, बीच बीच में सारे वॉलेंटियर लगे होते हैं, वो सबको गाइड कर रहे होते हैं। कोई ठीक नहीं कर पा रहा है, कोई गलत कर रहा है, या किसी का श्वास रुक रहा है, या करेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए हमें वहाँ पर वॉलेंटियर्स की जरूरत होती है। अभी के कैंप में आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपके पास में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो आप 2 टीचर मिलकर उस कैंप को देख सकते हो। हालांकि हम लोग ये बोलते हैं क्योंकि आपका ये कैंप है टू डेवलप द टीचिंग स्किल, तो 2 लोग हो जाओगे तो टीचिंग स्किल 2 में बट जाएगा। इसलिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि एक टीचर ही पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज करे, वही उसकी डिफिकल्टी को भी देखे, उसको महसूस करे, उससे सीखे, अपने आप को डेवलप करे। अब आपके पास 30 से ज्यादा अगर स्टूडेंट हो जाएं तो आप 2 काम कर सकते हो। एक काम ये कर सकते हो, उसी को 2 ग्रुप में डिवाइड करके आप थोड़ी दूरी पर करके, मान लो पार्क में एक कोने पर आप कर रहे हो, दूसरे पर उन्हीं में से आधे स्टूडेंट आधे आधे करके 2 जगह कर रहे हो। या वो पॉसिबल नहीं है, मान लो किसी स्कूल में हो, वहां पर अगर पॉसिबल है तो 2 जगह लगा लो, या पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर एक टीचर उसमें ऑब्जर्व करे और एक उसमें सिखाए, या एक तो मेन लीड रोल में रहे, एक असिस्टिंग रोल में रहे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको नोट करते रहिए, बाद में आंसर करेंगे। लेक्चर्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ योगा क्लासिक, योगा कैंप्स एंड वर्कशॉप्स। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ ए टीचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है टीचर का। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ ए टीचर टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स। अब जैसे मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपको, तो मुझे इसको डिलीवर करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे जो मैंने पीपीटी अभी आपके सामने प्रेजेंट की है, ये पीपीटी मेरे पास थी नहीं, इस पीपीटी को मैंने ढूंढा है अभी, और 12 बजे से मैं इसको ढूंढ रहा था, तब मुझे जाकर ये पीपीटी मिली। तो ये मेरा एफर्ट्स है, ये मेरी प्लानिंग है, मैं उसको प्लानिंग कर रहा हूँ। एक मैं आपको शेयर करूँगा पीडीएफ, वो पीडीएफ में काफ़ी डिटेल में है ये चीज़ें, तो मैं अगर उसको डिटेल में जाता तो मुझे एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ता, और मैं उसको पढ़ के फिर मैं आपको कुछ बोलता, कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा भी थी, तो वो फिर उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो ये मेरी प्लानिंग प्रिपरेशन थी। अगर मुझे ये पीपीटी नहीं मिलती तो फिर मैं उसी से पढ़ाता, और उससे पढ़ाता तो मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता जितना अभी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पीपीटी जो है वो कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसलिए ये प्लानिंग और प्रिपरेशन और एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर्स के,
जब वो कोई भी क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको भी बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। Conducting a yoga workshop or a workshop camp has two phases. Planning phase, that is called pre-phase. Actual workshop camp, planning phase, it is second phase. प्री वर्कशॉप फेज में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। हमें अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हमें प्राप्त करने हैं। जैसे अभी आप जो वर्कशॉप या जो आप कैंप लगाने जा रहे हो, उसके गोल्स क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसमें गोल्स में बहुत सारे गोल्स आपको बताए गए होंगे। आपको कुछ गोल्स मैं बता देता हूँ। ये कैंप ऑर्गेनाइज करने का आपका गोल है टू डेवलप योर सेल्फ एज ए टीचर। टू डेवलप योर सेल्फ एज ए टीचर, ये आपके कैंप का गोल है। आपको ऐसा पता होगा कि आपके कैंप का गोल है दूसरों को सिखाना, टू इम्पार्ट द योग नॉलेज इन द सोसाइटी। दैट इज सेकेंडरी, बट प्राइमरी गोल इज टू डेवलप योर सेल्फ एज ए गुड टीचर। दिस इज प्राइमरी गोल ऑफ योर कैंप। अगर ये बात आपको नहीं पता होगी तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जो चीजें मैंने पीछे बताई हैं या जो कुछ मैंने टीचिंग मेथड में आज तक आपको पढ़ाया है पिछले 6 महीने में, वो सब कुछ आपको प्रयोग करना पड़ेगा इसमें, तब जाकर आप एक बेहतरीन टीचर अपने आप को बनाने के लिए तैयार कर पाओगे। इसके अलावा और बहुत सारे उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें क्या है कि आपके अंदर हेजिटेशन होती है पब्लिक को फेस करने की, उसको दूर करना, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस कैंप का। या आपके अंदर जो आप फाइल बनाएंगे, हो सकता है टीचर्स ने आपको दिखाई होगी एक फाइल, तो उस फाइल में कुछ एम ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे। अगर उसमें ये एम ऑब्जेक्टिव ना दिए हों तो आप उसमें ऐड कर लेना, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो गोल है टू डेवलप योर सेल्फ एज ए गुड टीचर और एज ए गुड योग टीचर, ये आपका गोल है। अब उसके लिए टू फेस द पब्लिक, टू डील विद द पब्लिक, कैसे डील करोगे आप पब्लिक को फेस कैसे करोगे, अपनी हेजिटेशन को दूर करना, फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनसे हम कैसे टैकल करते हैं वो सीखना, उसको लर्न करना। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, उनको हम बोलते हैं डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, क्रिटिकल स्टूडेंट्स। उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे फेस करना है, वो सब हम इसके माध्यम से सीखने जा रहे हैं। उसके बाद में जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें फिर आ जाते हैं टू इम्पार्ट योग नॉलेज टू द सोसाइटी, टू गिव राइट नॉलेज टू द सोसाइटी, मतलब हम सही कैसे सिखा सकते हैं सोसाइटी को। तो इस तरीके की चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स और भी होंगे उसमें आप देख लीजिएगा। तो जो मेन फोकस है, मेरा फोकस जो है वो इस पर है कि आप अपने आप को एक बेहतर टीचर कैसे बना सकते हैं, उसको अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। ये कैंप उसमें आपकी बहुत मदद करेगा। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से आने वाले हैं, उनका क्या नाम होगा, कहाँ से आएंगे, प्रोफेशन क्या है, उनका हाइट वेट क्या है, उनको कोई प्रॉब्लम है क्या, वो सारा भी आइडेंटिफिकेशन होता है थ्रू दिस प्री वर्कशॉप फेज। प्लानिंग एंड अरेंजिंग लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, क्या क्या वहाँ जरूरत होगी। जहाँ पर आप कैंप लगा रहे हो पीछे बैनर लगाना है, बैनर उसको बनवाना, ठीक है, कहाँ पर आप बैठोगे, कहाँ पर लोग बैठेंगे, बारिश आ जाएगी तो उस कंडीशन में आप कहाँ जाओगे, ठीक है, और स्पेस कैसा है आपका, खुला है या नहीं है, आंधी तूफान आ गया तो क्या हो सकता है, और आप जब सिखा रहे हो तो कहीं स्टेज है क्या, स्टेज का अरेंजमेंट हो सकता है क्या, ठीक है, साउंड का अरेंजमेंट हो सकता है क्या। जैसे आपकी क्लास में जो मैं जिससे पढ़ाता था वो वॉकी वाला जो माइक था, उसको भी आप
या तो खुद परचेज कर सकते हो या मतलब जैसे भी है अरेंज कर सकते हो, या जब सिखाने जाओगे तो कई बार हम स्टूडेंट्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो उनको भी बोल सकते हैं कि आप लोग कुछ इस तरीके का डिवाइस सब लोग मिलकर एक परचेज कर लीजिए, क्योंकि सभी को आवाज़ नहीं जा रही, वो भी अरेंजमेंट हो सकता है। या अपनी फिर साउंड बढ़ा के रखो आप, ठीक है? वो साउंड सिस्टम होगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कहीं अगर आप बंद में कर रहे हो तो वहाँ लाइट प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें। नेसेसरी परमिशन की अगर ज़रूरत है, जहाँ सिखाने जा रहे हो कोई परमिशन चाहिए तो वो है नहीं है या नहीं है आपके पास। इंस्टीट्यूट से आपको एक वो दिया गया होगा कैंप लगाने के लिए लेटर, जो साइन करके दिया होगा कोऑर्डिनेटर ने। उस लेटर में आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, कहाँ पर आप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको हमेशा साथ रखना आपके पास। कभी कोई पूछता है, मान लो कोई आके पूछता है कि कैसे आप लगा रहे हो, तो आप दिखा सकते हो कि देखो मैं ऐसे, मुझे यहाँ से बोला गया है कि कैंप आपको ऑर्गेनाइज करना है, और अपना आई कार्ड अपने साथ में रख सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। प्रॉपर पब्लिसिटी आपको करनी होगी। आप कैंप लगा रहे हो, पार्ट ऑफ डिप्लोमा है आपका, टीचर बनाने के लिए अच्छा है, बट आप चूंकि साथ में अपने आप को डेवलप कर रहे हो एज ए टीचर, तो थोड़ा पैसा भी खर्च कर सकते हो। तो पब्लिसिटी के लिए आजकल तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी पब्लिसिटी होती है। इसके अलावा जिस पार्क में, जिस स्कूल में, जहाँ भी लगा रहे हो, अब कोई जेल में लगा रहा है तो वहाँ पब्लिसिटी की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? लेकिन आप इंडिविजुअली कहीं सोसाइटी में कहीं पे लगा रहे हो, तो वहाँ के लिए आप पैम्फलेट छपवा सकते हो, ठीक है? विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि ये 1 महीने का कैंप, फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय उच्च संस्थान की तरफ से। उसका टाइम ये है, उसका प्लेस ये है। अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए ये फ़ोन नंबर ये है, उसको आप दे सकते हो। अपने बैनर में भी दे सकते हो। आप बैनर भी शायद 50-100 रुपए का बनता है, और जितने में एक बनता है इतने में 10 बन जाते हैं। तो आप थोड़े ज़्यादा बैनर भी बनवा सकते हो। वो पार्क के कहीं-कहीं अलग-अलग जगह पर फिक्स लगा भी सकते हो, या अलग-अलग जगह सोसाइटी के गेट्स पर लगा सकते हो। तो वो भी आप पब्लिसिटी में कर सकते हो। थोड़ा-सा खर्चा आएगा, और कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हो। कैसे बनाना है, कोई चीज़ पहले बना के ले आओ, उसमें कुछ करेक्शन कराना है, या कोई आपको लग रहा है आपको सजेशन चाहिए, तो वो भी मैं दे सकती हूँ। फीमेल्स के लिए यानी गर्ल्स के लिए सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी पब्लिसिटी कर रहे हो आप, उसमें जो फ़ोन नंबर देने वाले हो, तो आप चाहो तो एक नया सिम खरीद सकते हो। सिर्फ वो आपका योग के पर्पज़ से ही रहेगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने किसी घर में किसी भाई का या अपने फादर का, उनका भी दे सकते हो। नया सिम लेना इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको ही डीलिंग करना है। अब फादर के पास फ़ोन आ रहा है या उनके पास आ रहा है तो वो कहेंगे बात करा देंगे, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो आजकल तो फ्री में सिम आ जाती है, आप एक नई सिम खरीद लो, वो बेहतर रहेगा। वो हमेशा योग योग के लिए उसी सिम का प्रयोग करना, ठीक है? सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, अगर कहीं बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ करते हैं कैंप, तो वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है प्रॉपर, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। टाइम शुड बी फिक्स्ड, टाइम आपको फिक्स रखना है कि इस समय से इस समय तक रहेगा। क्योंकि क्या होता है कई बार कई ऑफिस वाले लोग आते हैं, उनको उतने फिक्स टाइम पर जाना होता है, फिक्स टाइम पे स्टार्ट करना कैंप, फिक्स टाइम पर ख़त्म करना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा भी उसको गड़बड़ किया तो फिर लोग धीरे-धीरे हटना शुरू हो जाते हैं, या बीच में से जाएँगे तो वो कैंप का उतना अच्छा नहीं रह जाता। तो फिक्स टाइम कर दो कि 6 टू 7 यस 5 टू 7 आपका कैंप रहेगा, तो आप फिक्स है, उसमें आप मतलब लोगों को पता रहेगा कि हाँ ठीक है 7 बजे बंद हो जाएगा तो मैं इसको जॉइन कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी भी रख सकते हो वैसे आप, क्योंकि सोसाइटी में कई बार होता है, लेकिन लोग आपको ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जिनके लिए रखोगे, उनसे बात करना, मतलब कोई बीच में जैसे मान लो आपने 5 टू 7 रखा है, अब 6:30 बजे कोई उठ के चल दिया, तो अगले दिन उनको बोलना या जाते समय बोलना कि कल मुझसे बात कीजिएगा आप, और उनसे बात करके ये पूछना
कि भाई आप क्यों जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि कई बार अननेसेसरी लोग चलने लगते हैं। जैसे मान लो लास्ट में आप प्राणायाम कराने लगे, बोले क्या ये बोरिंग सी चीज़ है, मुझे ये नहीं करना है, तो वो चलने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को रोकना है, उसकी इम्पोर्टेंस बताना है और पूरी क्लास में इन्वॉल्व करने का प्रयास करना है। डिटरमाइनिंग द टीचिंग मेथड एंड अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज फॉर द वर्कशॉप। कौन सी टीचिंग मेथड यूज करने वाले हो, क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हो, ये सारा आपको डिसाइड करना होगा, प्री प्री प्लान करना होगा। बच्चे होंगे छोटे, उनके लिए कुछ गेम्स करा सकते हो, उनको कुछ एक्टिविटीज करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्या हो सकता है, टीचिंग मेथड क्या हो सकता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको आप देखना है। ये प्री फेज में होता है। उसके बाद में एक्चुअल फेज में, ये तो हमने सारी चीजें पहले से अरेंज की, पब्लिसिटी की, सिम खरीदा, सबको बताया, ये किया वो किया, वो तो पहले करना था। अब कई लोग अगर मान लो आज जिन्होंने कैंप शुरू कर दिया है, ठीक है, तो आप अभी भी कोई बात नहीं, वो जो प्री फेज था उस प्री फेज को अभी भी आप उसको ले सकते हो। ठीक है, हालांकि ये पहले करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ही होता तभी सब कुछ होता। अभी 1 महीने चलने वाला है कैंप, तो इसलिए आप इन चीजों को, बहुत सारी चीजों को इनमें आप प्री फेज में कंसिडर अभी भी कर सकते हो। इसके बाद में एक्चुअल वर्कशॉप जब स्टार्ट होती है, इंट्रोड्यूसिंग द ग्रुप मेंबर्स। सब ग्रुप मेंबर्स को आपको इंट्रोड्यूस करना है, छोटा छोटा कुछ उनका, जैसे आप जब नए आते हैं तो आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या किया है, ये सब पूछते थे। तो यहाँ आप मान लो कि समय ज़्यादा नहीं है, कम लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं, तो आप इंट्रोडक्शन 10-15 मिनट का करके आराम से बढ़िया कर सकते हो। लोग जाते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हो, छोटा इंट्रोडक्शन, अपना नाम बताओ और प्रोफेशन बताओ। तो नाम और प्रोफेशन इतना भी काफ़ी है। ठीक है, जो मान लो जेल में कर रहे हैं, वहाँ भी आप छोटा सा इंट्रोडक्शन रख सकते हो कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये 2 चीज़ें आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर अलाउ हो तो ठीक है, नहीं हो तो वैसे तो अलाउ होता है। वो लोग आपको, जिनको जो भी स्टूडेंट्स आपको देने होंगे वो दे देंगे, फिर वो लोग वहाँ पर थोड़ा दूर रहेंगे, आप उनसे बात तो कर ही सकते हो, आप आपस में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोडक्शन होने से काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। और नॉर्मल कैंप जब कर रहे हो बाहर, तो वहाँ तो बहुत अच्छा होता है इंट्रोडक्शन होना। आउटलाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज फॉर द टीचिंग सेशन। अब जो कुछ सिखाने जा रहे हो उसका आउटलाइन आपको बताना होगा कि हम ये जो कैंप है ये हम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब उसमें ये मत बताना कि मैं अपने आप को एक बहुत बेहतरीन टीचर बनाने के लिए हम इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, वो आपके लिए था, यहाँ उनके लिए क्या है, तो वो अब आपको बताना होगा। उनको बताना होगा कि आपको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए हम ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको सही टेक्निक सिखाने के लिए हम ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं लोग सोसाइटी में, क्या क्या लोग जो सिखा रहे हैं वो मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, उनको बताने के लिए, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए हम इस कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम ये जो कैंप करने जा रहे हैं इसमें क्या क्या सिखाने वाले हो आप, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देना। तो ये सारी चीज़ें, ये जब एक्चुअल आपका स्टार्ट कैंप जिस दिन स्टार्ट हो रहा है उस दिन बताना, या आप अगले दिन भी बता सकते हो, या एक एक दिन अलग अलग दिन भी आप बता सकते हो। क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग, और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट तैयार करना, सबको एक कंफर्ट करना, उनको लगे कि आप उनको सालों से जानते हो, इस ढंग से उनसे बात करना, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो एक बढ़िया एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा फनी रखना, लेकिन कंट्रोल भी रखना। फनी के साथ में ऐसा ना हो कि आपकी क्लास ही डिस्टर्ब होने लगे। थोड़ा बीच बीच में कोई थोड़ी मिमिक्री कर दी, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, है ना, लेकिन शब्दों पर बड़ा ध्यान रखना। आप किसी को ऐसे मत बोल देना कि देखो अंकल जी का पेट कितना बड़ा हुआ है ना, मटके जैसा लग रहा है, तो आपको लगा कि ये तो कोई जोक सा है, अब अंकल जी को बुरा लग गया, तो ऐसा मत करना। ठीक है, तो मतलब आपको, क्योंकि क्या होता है ना, हम उन्हीं को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उन्हीं से कुछ बोल रहे होते हैं, तो उन पे ध्यान रखना है। कोई भी
अपशब्द, कोई भी गलत शब्द, कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे को हर्ट करे, उसको ध्यान में रख के वो ना बोल के आपको उनको थोड़ा सा, मतलब बीच बीच में कभी थोड़ा सा कुछ फन कर दिया, उनको हंसी आ गई है ना, कुछ कुछ एक्टिंग कर दी, तो वो हंसने लगे, तो इससे क्या होता है ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो उसको आप जरूर उसको इंक्लूड कीजिएगा अपने एक्चुअल वर्कशॉप कैंप में। इनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स फॉर स्किल एक्विजिशन, उनको कोशिश करें वो एंगेजमेंट उनका बढ़े, पार्टिसिपेट करें, उसके लिए उनको कुछ गेम्स भी करा सकते हो, ठीक है। और भी कई चीज़ें आप अपने आप से भी प्लानिंग कर सकते हो कि क्या क्या और बेहतर कर सकते हो, ताकि उनका स्किल और डेवलप हो और बेहतर वो योग को सीख पाए। प्रोवाइडिंग रिलेवेंट एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, और जो रिलेवेंट हो प्रैक्टिकल हो वही देना। ऐसा मत देना कि हाँ चलो अब हम लोग अर्ध चक्रासन 2 मिनट करेंगे या 1 मिनट करेंगे, अब उनसे नहीं हो रहा है 10 सेकेंड भी, और आप अननेसेसरी 1 मिनट ले जा रहे हो, किसी को देख लिया, या मैंने ही हो सकता है कभी डेमो कर दिया होगा आपके क्लास में, शायद किया होगा, मुझे याद है 3 मिनट मैंने एक अर्ध चक्रासन का डेमो किया था, आपको याद आ गया कि हाँ चलो ये बढ़िया है, इनको ये कराते हैं कुछ, थोड़ा सा इनके लिए डिफिकल्ट होगा, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए वो, ठीक है, और रिलेवेंट होना चाहिए, उनके लिए जरूरी हो, उनको किस चीज की जरूरत है वो चीज देना, और वो जो उनके लिए प्रैक्टिकली कर पाना पॉसिबल हो वो सारी जानकारी उनको प्रोवाइड कराना। मेंटेनिंग अप्रोप्राइट पेस ऑफ द एक्टिविटीज, अप्रोप्राइट पेस बना के रखना, मतलब क्लास जो है ना वो एक पेस में चलनी चाहिए, अगर वो बीच में ब्रेक हुआ तो टीचिंग फेल्योर। क्लास चल रही थी, बीच में किसी ने पूछ दिया कि सर हमें ये डायबिटीज थी, तो उसमें क्या कौन सा आसन और कर सकते हैं, आपको मैं आप अलग से बता दूंगा, बाद में क्लास के बता दूंगा, अभी जो क्लास चल रही है उसको आप सीखिए। तो अपनी क्लास का जो पेस है ना वो एकदम बना के रखना, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी का पेस बना के रखना, मतलब जो एक्टिविटी करा रहे हो वो भी उसका भी पेस होता है, क्लास का पेस होता है, एक्टिविटी का पेस हो, दोनों को मेंटेन करके चलना, और वो एक अच्छे स्मूथ मैनर में जाना चाहिए। समराइजिंग लेसन एंड रिक्वेस्टिंग फॉर फीडबैक, और हर दिन ध्यान रखना, हर दिन जब भी आप खत्म करोगे लेसन को समराइज करना कि आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा, ये इसलिए सीखा, इसमें ये बहुत फायदेमंद था, हमने ये चीज सीखी, ऐसे करके आपने 30 सेकेंड से 1 मिनट में अपना लेसन समराइज कर दिया, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो सेशन था, आज की जो क्लास थी, उसमें आपको कैसा लगा, जो भी आपका एक्चुअल फीडबैक हो, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपका कोई सजेशन है, आपका कोई फीडबैक है तो जरूर आप हमें बताइए। उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना है, उनको उनको मोटिवेट करना, ताकि वो फीडबैक दे हर रोज। आज जो फीडबैक होगा उसके हिसाब से फिर आप अगले दिन उनको फिर उसमें कुछ चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब जो चीज मैंने कल बताई थी कि आपको साथ में कैमरा रख के फेसबुक लाइव या कुछ भी आपने करना है, तो क्या करना है, जब वो क्लास करके आप घर पे आ जाओगे तो अपना वीडियो ऑन करना है, और वो पूरा 1 घंटे का बैठकर एक एक पॉइंट को ढंग से देखना, और ये कॉपी पेन साथ में रखना, नोट करना कि कहाँ कहाँ पर मैं क्या क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, या क्या मैंने क्या गलती कर दी, या क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए था, वो सब नोट करके अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये हमारा जो 1.10 था वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं।